हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे हैं सब लोग। अभी इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के थ्रू हम देखने वाले हैं कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करते हैं। मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ये कितनी जोर से अपनी तरफ इसको खींच रही है और ये वाली ऑब्जेक्ट इसको कितनी जोर से अपनी तरफ खींच रही है। हम ये अभी देखने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पुल। मासेस एक दूसरे पे जो फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे को जो अट्रैक्ट करने की फोर्स है कि आजा 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 आजा, ये कह रहे हैं आजा 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 आजा, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल फोर्स। हम ये देखने वाले हैं। उसके बाद क्योंकि हम तो अर्थ पे हैं, अब अर्थ यानी कि भाई बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट, या फिर हमारी धरती मैया हमको बहुत मतलब कितना फोर्स लगाते हैं हम पे, क्योंकि हम तो मैं ऊपर जाता हूँ, वापस धरती मैया वापस नीचे खींच ली, अरे तो मुझे कितना फोर्स लगाते हैं धरती मैया, हम ये देखने वाले हैं। और इसकी मदद से हम डिफाइन करेंगे कि स्मॉल जी, आप सबने सुना होगा, आप सबको मालूम होगा थोड़ा थोड़ा, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि ऑब्जेक्ट को आप छोड़ते हो ऊपर हाइट पे छोड़ते हो और ऑब्जेक्ट आप नीचे आता है, तो नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन है उसका, उसकी स्पीड बढ़ती जाती है जैसे नीचे आता जाता है। तो जी कैसे आया, क्या है उसका हमारी लाइफ में सिग्निफिकेंस क्या है। मतलब जैसे कि मैंने इसमें दूसरा वर्ड लिखा है वेट। तो जो वेट है हमारा, जो हम नापते हैं डेली लाइफ में, आप सब लोग, आपने कभी ना कभी अपना वेट नापा होगा, आप सब लोग अपना वेट नापते ही हो, है ना। तो वेट हमारा नापा कैसे जाता है कि हमारा वेट आता कैसे है मशीन में, वो आता क्या, मतलब क्या है वो। तो स्मॉल जी का उसमें सिग्निफिकेंस है वेट में, तो हम वो इस वीडियो के थ्रू कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो पहला पार्ट हमारा आएगा ग्रेविटेशनल पुल बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, जो कि ऑब्वियसली हमको न्यूटन ने दिया था। हमारे प्यारे प्यारे न्यूटन देखिए यहाँ पे सेब पकड़ के खड़े हुए हैं क्योंकि सेब वो बैठे थे बेचारे, आपको मालूम है ये वाली स्टोरी, सेब उनके सिर पे गिरा, उन्होंने कहा अरे ये नीचे क्यों गिरा ये वाली स्टोरी। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले डिफाइन करने वाले हैं ग्रेविटेशनल पुल बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, जो कि दिया कैसे न्यूटन ने फॉर्मूला दिया, न्यूटन का लॉ है एक्चुअली, और दिया कैसे है उन्होंने कि अगर दो आपके छोटे छोटे ऑब्जेक्ट ने, दो आपके पॉइंट्स ऑब्जेक्ट हैं, इफ यू हैव 2 पॉइंट्स ऑब्जेक्ट, मतलब वी हैव 2 पॉइंट मास, सपोज m1 एंड m2, जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं m1 m2 आपके 2 पॉइंट मासेस है। सर पॉइंट मासेस क्यों, क्योंकि बेटा जो लॉ डिफाइन किया ना, पॉइंट मासेस के लिए डिफाइन किया है। और हम सब इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स, मैं, आप, ये कैमरा, ये पेन, ये माइक, ये बोर्ड, सारे सारे छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। तो उन्होंने ये दो पार्टिकल के बीच में फंडामेंटल लेवल फोर्स दिया। अगर आप सारे फोर्सेस को एक दूसरे जोड़ दोगे तो आप नेट फोर्स आ जाएगा। तो वो आगे करते हैं उसके लिए भी, पर अभी हमको समझना है बस ये कि इन 2 पॉइंट मासेस के बीच में कितना फोर्स लगने वाला है। तो उनके लिए फॉर्मूला दिया, न्यूटन ने फॉर्मूला दिया कि भाई अगर 2 पॉइंट मासेस उनके बीच में दूरी है r, 2 पॉइंट मासेस उनके बीच में दूरी है r, तो उनके बीच में जो फॉर्मूला दिया जाएगा, जो उनके बीच में फोर्स लगेगा, वो ऐसे लगता है कुछ कि फोर्स इज इक्वल्स टू कैपिटल जी इज अ कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको बता देंगे, जी m1 m2 डिवाइड बाय उनके बीच के सेपरेशन का स्क्वायर, उनके बीच के सेपरेशन का, आई एम नॉट सेइंग डिस्टेंस, आई एम सेइंग उनके बीच के सेपरेशन का स्क्वायर। ये न्यूटन ने हमको फॉर्मूला दिया और इसको उन्होंने बोला कि दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहां से हमको दिख क्या कह रहा है यार, कि देखो जो फोर्स लग रहा है ना इन बॉडीज पे, ये m1 m2 पे लगा रही है, m2 m1 पे लगा रहा है। और आप सबसे पहले तो बोलोगे सर आपने बोल तो दिया कि फोर्स लग रहा है, पर ये फोर्स कौन किस पे लगा रहा है, क्योंकि आपने तो कहा था ये इसको खींचेगी और इसको खींचेगी, तो कितने फोर्स से खींचेगी। तो हमने बोला कि याद करो वो न्यूटन थर्ड लॉ, हमने पढ़ा था कभी, न्यूटन थर्ड लॉ ने क्या बोला था कि जितना फोर्स मैं इस पे लगाऊंगा उतना फोर्स ये मुझ पे लगाएगा, बोला था ना ये। तो दोनों बॉडीज एक दूसरे बराबर फोर्स लगा रही है, मतलब m1 m2 को अपने पास बुला रहा है, ठीक है, और m2 m1 को अपने पास बुला रहा है, तो दोनों में फोर्स लग रहे हैं एक दूसरे की तरफ, ऑनलाइन ज्वाइनिंग का नाम लगता है फोर्सेस। ये न्यूटन लॉ कंप्लीट हुआ। ओके, और भाई हमने देखा क्या कि जो भी फोर्स लग रहा है बॉडीज के बीच में, वो प्रोपोर्शनल किसके, उनके इंडिविजुअल मासेस के, दोनों के मासेस के, जैसे मास बढ़ा दोगे फोर्स बढ़ जाएगा उनकी, और यार जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे ना तो फोर्स कम हो जाएगा, जिसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब जब भी ऐसे सेपरेशन के साथ, मतलब ऐसे ऐसे टर्म बनती है कि F प्रोपोर्शनल टू 1/r², इसको आप बोलते हो इनवर्स, क्योंकि इनवर्स मतलब उल्टा हो गया, स्क्वायर मतलब पावर 2 है, तो इसको आप बोलते हो इनवर्स स्क्वायर। तो भाई हमारा जो फोर्स है बॉडीज के बीच में वो मासेस की प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस की पावर 2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस की पावर 2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये क्या हमारे न्यूटन लॉ ऑफ
ग्रेविटेशन। इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं ताकि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग और अच्छा हो। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज बिकम्स 4 टाइम्स इफ, ओके, हमारे पास दो बॉडी थी, सपोज ये बॉडी एक ये बॉडी है M1 और सपोज एक दूसरी बॉडी है यहाँ पे M2 और इनके बीच में कुछ दूरी है R, ठीक है। अब इनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है, हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा कि इनके बीच में फोर्स लग रहा है F इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख लेते हैं, F इज इक्वल्स टू G M1 M2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। और आप क्या कह रहे हो कि सवाल ना पूछा है कि भाई ये जो फोर्स है ना 4 टाइम्स का हो जाएगा, क्या करे कि 4 टाइम्स हो जाए फोर्स। तो हमारे पास तरीका एक तो है कि इनके मासेस बढ़ा दो, इनके मासेस बढ़ा दो, या फिर क्या करें इनके बीच का जो सेपरेशन है ना उसको कम कर दो, क्योंकि जैसे आप कम करोगे फोर्स बढ़ जाएगा, अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स कम हो जाएगा। इसका मतलब आप ऑप्शन चेक करते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन डैम इज डबल। अरे भाई बड़ा कैसे रहे हो रे, ये क्या रहा है ये, अरे डिस्टेंस बिटवीन डैम इज हाफ। अगर हमने डिस्टेंस को कर दिया हाफ, तो भाई देखो फोर्स जो है ना वो है प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर के, और आपने r को ना हाफ कर दिया, मतलब r डैश को कर दिया r/2। तो भाई r/2 का स्क्वायर होगा ना यहाँ पे, तो क्योंकि फोर्स स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप r को करोगे आधा, क्या करोगे आधा, तो फोर्स हो जाएगी 4 टाइम्स, क्योंकि स्क्वायर होगा ना उसका। अगर आप r को करोगे 1/3 तो फोर्स हो जाएगी 9 टाइम्स, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है भाई, स्क्वायर। अरे तो यानी कि हमको फोर्स करनी थी 4 टाइम्स करनी थी, तो भाई ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि जैसे आप r को आधा करोगे आपका r डैश स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन 4, इसको इसमें पुट करोगे भाई आपका जो फोर्स है वो हो जाएगा 4 टाइम्स। ऑप्शन सी में कह दिया मासेस आर हाफ नहीं कर सकते यार, मासेस को डबल कर दो। क्या रे कैसा क्वेश्चन है, तो वैसा ही क्वेश्चन है। डिस्टेंस इज क्वाड्रपल, नहीं क्वाड्रप बढ़ा दिया तो ओके। एक क्वेश्चन और देखते हैं कि टू ऑब्जेक्ट्स हैव मासेस 4 kg एंड 6 kg। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके मासेस हैं 4 kg, उन्होंने वैल्यू में दे दिया है कि सपोज दिस इज माय 4 kg एंड दिस इज माय 6 kg, ओके। और उनके बीच में दूरी दे दी है आपको 2 मीटर, उनके बीच में दूरी दे दी है 2 मीटर, और आपसे बोला गया कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। तो आप बोलोगे सर आपने फॉर्मूला तो बता दिया हमको कि F = GM1 M2/r² होता है, और सर आपने बोला था कि जी है ना सर, वो ना आपने बोला था कि कांस्टेंट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पर आपने उसकी वैल्यू नहीं बताई अभी तक। तो बेटा इसलिए तो क्वेश्चन डाला है ताकि आपको ये करवाते करवाते वैल्यू बताएं, क्योंकि वहां पे तो फॉर्मूला था जी कांस्टेंट है, अब यहाँ पे वैल्यू देखिए उसकी। तो भाई फोर्स इज इक्वल्स टू, अगेन हम ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, GM1 M2 डिवाइड बाय r²। और भाई जी की वैल्यू क्या है, तो जी की वैल्यू बच्चों याद रखना, जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और यूनिट्स के साथ, मतलब जो भी ऐसा यूनिट्स है, जो भी यूनिट्स में, जैसे फोर्स की यूनिट हमको मालूम है न्यूटन होती है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, मास की यूनिट केजी, ऐसे ही इसकी कुछ ऐसे यूनिट्स आएंगे ऑब्वियसली। तो भाई वो कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी वैल्यू पुट करें बस, क्योंकि अब सॉल्व करना है बस। तो भाई फोर्स इज इक्वल्स टू जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू M1 आपको देकर रखा है 4 इंटू 6 डिवाइड बाय इनके बीच के सेपरेशन का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर। और बच्चों 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, सही बात। तो 2 और ये 4 कट गया, हमारे पास जो बचा है उसको मल्टीप्लाई कर दो बस, कि 6.67 इंटू 6 इंटू 10⁻11, यानी कि कितना आ रहा है भाई, ला 6 7 जा 42, 4 यहाँ पे कर दीजिए, 6 6 जा 36, यानी कि यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, और 6 6 जा 36 आ गया। तो यानी कि ये भी 40, और 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है, इंटू 10⁻11 न्यूटन। ये भाई हमारे दोनों पार्टिकल्स के बीच में फोर्स आ रहा है। आप देखो ना वैल्यू देखो, ये क्वेश्चन इसलिए डाला गया था कि आप थोड़े इनसाइट देखो भाई, जो फोर्स है देखो कितनी कम है। 10⁻11 का मतलब पता क्या हुआ, 10⁻11 का मतलब हुआ, जैसे आपको मैं ऐसे लिखूं कि भाई 20 इंटू 10⁻3, इसका मतलब क्या होगा कि 0.02, ये मतलब होगा इसका। अब मैं यहाँ पे 4 कर दूंगा तो 1 0 और बढ़ जाएगा, 5 कर दूंगा तो 1 0 और, यहाँ पे कितने 0 आएंगे, यहाँ पे 11 मतलब 10 0 आएंगे कि भाई 0.0000000 ऐसे फोर्स। तो फोर्स बहुत कम है, पार्टिकल के बीच में फोर्स बहुत कम लगते हैं, इसलिए उसका इफेक्ट हमको इतना महसूस नहीं होता अनटिल अनलेस आपकी बॉडी बहुत बड़ी हो, मास बहुत ज्यादा हो, जैसे कि अर्थ। तो अगले वाली स्लाइड में हम देखने वाले हैं अर्थ का इफेक्ट।
जिसको अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट, जिसकी वजह से टर्म आएगी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, अब थोड़ा समझिएगा। देखो भाई, ये हमारी प्यारी सी अर्थ, धरती मैया हमारी प्यारी प्यारी। तो धरती मैया पे कुछ लोग यहाँ पर नॉर्थ में रहते हैं, कुछ लोग नीचे भी रहते हैं, साउथ में भी रहते हैं। नीचे मतलब आपके हिसाब से नीचे, आपके हिसाब से नीचे। कुछ लोग साउथ में भी रहते हैं, उनके हिसाब से तो भाई आप नीचे हो, उनके हिसाब से आप नीचे हो ना। मैं जब नीचे देख रहा हूँ तो मेरा नीचे ही है, पर यहाँ वाले लोग जब नीचे देखेंगे तो उसका उनका नीचे ये है। सही बात ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब कुछ लोग यहाँ पे भी रहते हैं, कुछ लोग यहाँ पे भी रहते हैं, कुछ लोग यहाँ पर हर जगह रहते हैं भाई। हमारी धरती मैया हमको राखे हुए है अपने पास। तो धरती मैया सबको राखे हुए है, और सब लोग अगर कूदे तो धरती मैया कह देगी अरे वापस आ जाओ बच्चों, वापस आ जाओ, बुला ली अपने पास। तो जो धरती मैया फोर्स लगाती है हम पे, वो कैसे लगाती है? तो हमने देखा कि धरती मैया हम सबको पास बुला रही है अपने। मैं यहाँ से ऊपर कूदूं तो मुझे वापस बुला लेती है। कोई इंसान यहाँ से ऐसे कूदे तो उसको वापस बुला लेते हैं, कोई यहाँ से कूदे तो उसको भी वापस बुला लेते हैं, अपने पास बुला लेती हैं कि मुझसे दूर ना जाओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मुझसे दूर ना जाओ। इसका मतलब जो भाई धरती मैया हम सब पे फोर्स लगा रही है, वो फोर्स कैसे लग रहा है? धरती मैया के सेंटर की तरफ, धरती मैया के सेंटर की तरफ, कि भाई ये आपकी धरती मैया है, यहाँ पे आप खड़े हो सपोज, और आप पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है धरती मैया के सेंटर की तरफ। सही बात। तो क्योंकि न्यूटन लॉ जो डिफाइन था वो बेटा 2 पॉइंट मासेस के लिए डिफाइन था। अब धरती माता तो बहुत बड़ी है, धरती माता तो उनके कंपेरिजन में तो हम पॉइंट है, उनके कंपेरिजन में तो हम पॉइंट है ना। धरती माता बहुत बड़ी है यार, तो उनके कंपेरिजन में तो हम पॉइंट है, तो हम पे तो ठीक है लग जाएगा। पर धरती माता पे फोर्स जो लग रहा है वो कैसे लग रहा है, क्या हो रहा है, कैसे लग रहा है, क्या हो रहा है? तो हमने ऑब्जर्वेशन की कि देखो धरती मैया ना जो फोर्स लगा रही है उनके सेंटर की तरफ लगा रही है। ठीक है सर, लगा रही है। और धरती मैया का शेप लगभग ऐसा स्पेयर है, स्पेरिकल है, गोल है, बॉल जैसा है, गोल है, बॉल जैसा है। तो हमने देखा कि यहाँ पे भी है ना, जो न्यूटन लॉ दिया था, न्यूटन लॉ को एक बार खोल के देखिए, जो मैंने दिया था यहाँ पे गोल बॉल ही बनाई थी, क्योंकि जो पॉइंट मासेस होते हैं वो गोल गोल ही हम मानते हैं, स्पेरिकल ही मानते हैं। तो जो न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो वही यहाँ पे भी काम कर जाता है, वो यहाँ पे भी काम कर जाता है। और हम बोलेंगे कि अगर आप यहाँ पे खड़े हुए हो और आपका मास है स्मॉल एम, आपका मास है स्मॉल एम, अभी मैं इससे आपको ले जाने वाला हूँ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, साथ रहिएगा मेरे, हम बिल्कुल तय तक जा रहे हैं कैसा होता है ये। तो भाई आपका मास है स्मॉल एम, और धरती मैया का मास मान लीजिए, धरती मैया का मास है कैपिटल एम इंटू ई। धरती मैया की जो रेडियस है, मतलब आपकी, आपसे उनके सेंटर से आपकी दूरी, वो है आर और ई, रेडियस ऑफ अर्थ। ये मैंने टर्म्स डिफाइन कर दी, ठीक है। अब हमने बोला कि न्यूटन लॉ तो वैलिड है अभी भी, न्यूटन लॉ तो वैलिड है अभी भी, तो लगा दीजिए भाई कि धरती मैया मुझे कितने फोर्स से खींच रही है, मैं धरती मैया को कितने फोर्स से खींच रहा हूँ, और वो फोर्स कितना है कि F इज इक्वल्स टू कैपिटल G मास ऑफ धरती मैया, m हमारा मास, और डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, मतलब सेपरेशन का स्क्वायर। ये फाई हम पे फोर्स लग रहा है, हम उन पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। पर भाई हमारे कंपैरिजन में तो धरती मैया बहुत बड़ी है, तो हम उनका इफेक्ट हम पे देखेंगे। क्यों? क्योंकि देखो हम सब धरती पे रह रहे हैं, हम बहुत सारे लोग धरती पे रह रहे हैं, हम कोई ऑब्जेक्ट को गिराते हैं तो धरती की तरफ आता है वो, हमको ये दिखता है ना, क्योंकि धरती का मास बहुत ज्यादा है, धरती बहुत बड़ी है, पृथ्वी बहुत बड़ी है। सही बात। तो हम उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में, उसके शेल्टर में हम सब रह रहे हैं, हम अर्थ के शेल्टर में, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के शेल्टर में हम सब रह रहे हैं, सब चिपक के रह रहे हैं धरती से। तो भाई हम धरती के इफेक्ट हम पे पढ़ते हैं। धरती का इफेक्ट क्या होगा, जैसे मैंने बॉल ऊपर फेंकी, ये बॉल ऊपर जाके वापस नीचे आएगी, ये इफेक्ट हम पढ़ते हैं ना। ये सब इफेक्ट हम देखते हैं कि देखो क्रिकेट खेला, ये भाई विराट कोहली ने छक्का मारा, धूम, ये बॉल ऊपर गई और वापस नीचे आई। ये हमने बॉल फेंकी ऊपर, जब हम कैच खेलते हैं तो ये शटल कॉक हम मतलब बैडमिंटन खेलना है, ये भाई मारी, चिड़िया मारी और ये वहाँ पे गई, ऐसे ऊपर जाएगी नीचे आएगी। तो हम जो भी स्टडी करते हैं चीज़ों की, वो हम किसके मतलब धरती माता की रेफरेंस में करते हैं कि धरती माता हम पे फोर्स लगा रही है, उस पर फोर्स लगा रही है, वो नीचे आ रहा है। सही बात। तो हम भाई स्टडी कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की इन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, इन द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। तो उसके लिए मैं एक नई टर्म डिफाइन करने वाला हूँ जिसका नाम है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जिसको मैं दिखाऊंगा स्मॉल जी से। किस दिखाऊंगा? स्मॉल जी से। ये किसकी वजह से आ रहा है? ये आ रहा है भाई धरती मैया की वजह से। मतलब जब भी देखो, जब भी ऐसे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट होंगे
तो हम उसके लिए ये वाली टर्म डिफाइन करेंगे स्मॉल जी, क्योंकि हम जब भी उसके सरफेस के पास है तो, क्योंकि भाई उस सरफेस पे आप रहोगे तो आप उसके थ्रू स्टडी करोगे ना चीज़ों की, इसलिए हम उसके लिए डिफाइन कर रहे हैं। तो हमने डिफाइन कैसे किया, मैंने बोला कि आप इस मास का है ना डिवाइड कर दो यहाँ पे, तो आपने बोला कि देखो फोर्स अपॉन एम इज इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर अपॉन आर ई का स्क्वायर। अब थोड़ा याद करो न्यूटन सेकंड लॉ, हमने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, एक बॉडी के लिए हमने पढ़ा था फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, पढ़ा था ना, एक बॉडी के लिए फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। तो अब इसको भी ऐसे ही देखो, इसी नज़रों से देखो, इसको एम को नीचे भेजो तो फोर्स अपॉन एम इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। अब एक बार इसको और इसको देखो और इसको और इसको देखो, तो इस दोनों को जब कंपेयर करोगे एफ अपॉन एम इक्वल टू और यहाँ पे लिखा है एक्सेलरेशन और यहाँ पे लिखा है ये अजीब सी चीज जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। तो हमने बोला यार ये तो सेम चीज नहीं हो गई, हाँ सेम चीज तो हो गई, पर ये जो एक्सेलरेशन है, ये जो एक्सेलरेशन जैसी टर्म बनी, ये किसकी वजह से आ रही है, अर्थ की वजह से आ रही है, बड़े प्लेनेट की वजह से आ रही है। जब आप मून पे जाओगे, जब आप जुपिटर पर जाओगे, जब आप सैटर्न पर जाओगे, जब आप मार्स पे जाओगे, तो वहां पे ये चीज अलग हो जाएगी, क्योंकि मास अलग होगा, रेडियस अलग होगी, पर इफेक्ट तो वैसे ही रहेंगे। आप ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकोगे, वापस ऑब्जेक्ट नीचे आएगी, सरफेस की तरफ आएगी, सही बात। तो भाई हमने यहाँ पे बोला कि जो ये वैल्यू है ना जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये है एक्चुअली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू अर्थ। तो दिस इज माय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी वर्ड बेटा आती बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए, समझे स्कूल से, इसलिए मैंने बिल्कुल आपको बेसिक से बताया, ग्रेविटी वर्ड आते ही बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि हम सबकी स्टडी कर सकते हैं ना। जैसे मेरा मास m है, मान लो मेरा मास है कुछ 70, ठीक है, 70-75, और आपका मास है मान लो 50 या 45, तो आप पे कुछ फोर्स लगेगा, मुझे कुछ फोर्स लगेगा। तो अगर मुझे फोर्स निकालना है तो मैं इसकी वैल्यू पूरी कैलकुलेट करके रख लूँगा ना पहले से ही, क्योंकि ये तो सबके लिए हम सबके लिए कॉमन चीज़ है। बस यहाँ पे मास की वैल्यू अलग करते जाओ, मास की वैल्यू अलग करते जाओ, मास की वैल्यू अलग करते जाओ, सब पे फोर्स आती जाएगी, सब पे फोर्स आती जाएगी, सब पे फोर्स आती जाएगी। तो काइंड ऑफ हमने ये जो फोर्स अपॉन एम किया है, ये क्या है भाई, ये हमारा फोर्स का भाव है। भाव जो सब्जी मंडी में जाते हो आलू का भाव, कि भाई 1 किलो आलू चाहिए, कितने रुपए के हैं, 2 किलो कर दो, 3 किलो आलू चाहिए, कितने रुपए के हैं, इतने किलो सर, ये भाव है सर। वैसे हमने बोला कि यहाँ पे फोर्स का भाव ही है। अच्छा मेरा मास 70 है, भाव चल रहा है आजकल फोर्स का, भाई फोर्स अपॉन एम इतना है, तो 70 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, फोर्स आ जाएगा मुझ पर। आपका मास 40 है, अच्छा आप पे फोर्स इतना लगेगा, 40 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, समझ में आ रहा है, वही है बस। तो भाई हमने बोला कि इसको अब सिंबल दिया हमने स्मॉल जी, और स्मॉल जी की हमने वैल्यू लिख दी, जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आती है निकल के 9.8 मीटर पर सेकंड, क्योंकि जी की वैल्यू हमको मालूम है, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू भी हमको मालूम है, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू भी हमको मालूम है। तो वैल्यू आप याद कर सकते हो 9.8 मीटर पर सेकंड, जिसको हम कभी कभी क्वेश्चन में एक्चुअली बोला जाएगा कि 10 कब लेना है, 10 कब नहीं लेना, व्हेन सेड इन द क्वेश्चन। तो भाई व्हेन मेंशन इन द क्वेश्चन आपको 10 वैल्यू ले लेनी है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए याद रखना ये एप्पल नीचे क्यों आया, क्योंकि भाई अर्थ ने इसको पास बुलाया, जैसे यहाँ से टूटा ये नीचे आया, और इस पर नीचे एक फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है, अगर इसका मास है m, तो हमने भाव डिफाइन कर लिया ना, भाव क्या है भाई, भाव g है, g भाव हो गया। तो यानी कि इस पर फोर्स कितना लग रहा है, इस पर फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ mg, कितना फोर्स लग रहा है भाई mg, सही बात। g किसकी वजह से, अर्थ की वजह से, किसी दूसरे प्लैनेट पर जाएंगे दूसरे प्लैनेट की वजह से हो जाएगी बस, ओके। अब भाई आगे देखो, अब बस लास्ट जो हमको पढ़ना है वो है वेट, कि सर वेट आपने बोला तो था कि सर g की सिग्निफिकेंस है वेट में से कुछ, तो सर वो क्या है। हम तो सर बस मशीन पे जाके खड़े हो जाते हैं और हमारा वेट आ जाता है, हमारा मास आ जाता है सर, कि मेरा मास है 45, मेरा मास है 50 सर। तो सर वेट कैसे होता है, हम तो ऐसे खड़े हो जाते हैं बस और एक कांटा घूम जाता है, ये होता है ना। देखो होता क्या समझे, जैसे ये ही है भाई बच्चे, ये आप खड़े हो, ठीक है, वेइंग मशीन के ऊपर। अब आप वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हो, ठीक है, समझिएगा। ये मान लीजिए ये आप ग्राउंड है और यहाँ पे आप आराम से वेइंग मशीन के ऊपर, ऐसे ही वेइंग मशीन के ऊपर आप खड़े हुए हो, ठीक है भाई, ये वेइंग मशीन है, इसके ऊपर आप खड़े हुए हो। तो जब मैं इस वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हूँ, जैसे अभी भी मैं अर्थ सरफेस पर खड़ा हूँ, जैसे आप भी किसी कुर्सी पे बैठे होगे या फिर कहीं पे खड़े होगे अभी, ठीक है, तो भाई क्या धरती माता पे फोर्स नहीं लगा रही, नहीं सर लगा रही है सर हमने निकाला तो सर कितना फोर्स लगा रही है सर, mg फोर्स लगा रही है धरती माता कितना फोर्स लगा रही है हम पे सर, mg।
पर धरती माता अगर mg फोर्स लगा रही है तो मैं नीचे तो जा नहीं रहा। सर कैसे बातें कर रहे हो सर आप? सर आप कैसे जमीन में जाओगे सर अंदर? वही तो बेटा, जमीन में क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि जो सरफेस है, जिस सरफेस पे मैं खड़ा हुआ हूँ, जिस कुर्सी पर आप बैठे हुए हो, उस कुर्सी ने आप पे एक ऊपर फोर्स लगा दिया है। उस कुर्सी ने आप पे एक ऊपर फोर्स लगा दिया है। जैसे मैं धरती के अंदर नहीं जा रहा, इसका मतलब सरफेस ने मुझ पे एक ऊपर फोर्स लगा दिया, वरना मैं तो भाई सरफेस में चला जाऊंगा। जैसे पानी पे खड़े होकर दिखाओ ना, फिर पानी पे खड़े होकर दिखाओ। पानी पे खड़े क्यों नहीं हो पा रहे? क्यों? क्योंकि पानी में आप खड़े होते हो, पानी उतना फोर्स लगा नहीं पाता। थोड़ा सा आपको वेट कम महसूस होता है अपना, आपको थोड़ा सा अपना वेट कम महसूस होता है, पर क्या आप पानी पे खड़े हो पाते हो क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि पानी अलग हो जाता है, आप नीचे चले जाते हो। सही बात। पर भले आप ग्राउंड पे खड़े हो तो ग्राउंड आप ऊपर उतना फोर्स लगा देता है, क्योंकि न्यूटन ने बोला ना भाई हमसे ये कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, इसका मतलब उस पर नेट फोर्स कितना होगा? 0 होगा। रेस्ट पे या फिर यूनिफॉर्म मोशन में जा रही है तो। याद है न्यूटन फर्स्ट लॉ भाई? तो वही है बस। तो आप अगर सरफेस पे खड़े हुए हो तो आप पे नीचे तो लग रहा है, नीचे कितना लग रहा है आप पे? नीचे mg लग रहा है, अभी भी आप पे नीचे लग रहा है mg, पर आप नीचे नहीं जा रहे। इसका मतलब जिस वेइंग मशीन पे, जिस सरफेस पे आप खड़े हुए थे, उसने ऊपर आप पे फोर्स लगा दिया। कितना फोर्स लगा दिया? जस्ट mg के बराबर, जस्ट mg के बराबर। इस फोर्स को हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल। जस्ट एक वर्ड है। तो नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पे किसके बराबर आ जाएगी? mg के बराबर आ जाएगी। सही बात। अब भाई अगर आप पे लगा नॉर्मल, किसने लगाया? ये अर्थ नहीं लगाया, ये सरफेस ने लगाया। किसने लगाया? ये सरफेस ने। किसने लगाया? ये सरफेस ने। क्योंकि क्यों लगाया? क्योंकि आप नीचे जाना चाह रहे थे पर आप नीचे नहीं गए, आप नीचे नहीं गए। इसका मतलब आप पे ऊपर एक फोर्स लगाया। क्या लगाया? नॉर्मल लगाया। किसने लगाया? सरफेस ने लगाया। किसने लगाया? सरफेस ने लगाया। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है? कोई मुझ पे फोर्स लगाएगा, मैं तुम पे फोर्स लगाऊंगा, तो मुझ पे फोर्स लगाओगे, मैं तुम पे फोर्स लगाऊंगा। तो अगर सरफेस ने मुझ पे लगाया नॉर्मल ऊपर की तरफ, तो मैं सरफेस पे लगाऊंगा नॉर्मल नीचे की तरफ। तो भाई सरफेस पे नीचे लग गया नॉर्मल, ठीक है। इस पे लगा, वेइंग मशीन पे लगा। मतलब कुछ ऐसा कि भाई इस हमारी प्यारी से गुड़िया को देखो, इस गुड़िया पे नीचे देखो, अर्थ इसको खींच रही है, कितने फोर्स से? mg फोर्स से। पर नीचे नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? क्योंकि इस पे ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल। कौन लगा रहा है? वेइंग मशीन लगा रही है। तो एक अब गुड़िया क्या बोलेगी कि सर मुझ पे लग रहा है नॉर्मल, तो मैं तो लगाऊंगी नॉर्मल, इस मशीन पे नीचे लगाऊंगी। न्यूटन लॉ फॉलो करती हूँ मैं, न्यूटन बता के गए थे मुझको। तो इस मशीन पे नीचे लग गया नॉर्मल, और ये नॉर्मल किसको बैलेंस कर रहा है? ये नॉर्मल mg को, वेट को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। कुछ ऐसा है सिस्टम, बस और कुछ नहीं। तो हमने यहाँ पे बोला कि सर ये जो वेइंग मशीन है ना, ये एक्चुअली इस नॉर्मल को कैलकुलेट करती है कि आप कितनी जोर से इस वेइंग मशीन को प्रेस कर रहे हो। तो आपने ऐसा देखा होगा, जैसे आपके दोस्त लोग या फिर कभी आपका क्लासरूम में, स्कूल के क्लासरूम में कहीं आपका वेट मेजर किया गया हो और आपने थोड़ा सा पैर रख दिया वेइंग मशीन के ऊपर, तो वेट की वैल्यू बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि आप फोर्स बढ़ा देते हो नीचे की तरफ। जैसे आप फोर्स बढ़ाओगे नीचे की तरफ, आपका कांटा आगे मूव कर जाएगा, आपकी वेट की वैल्यू बढ़ जाएगी। कोई आपको ऐसे होल्ड करके रख ले तो वेट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो एक्चुअली जो वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन, तो वेइंग मशीन क्या नापती है? वेइंग मशीन नॉर्मल या फिर फोर्स अप्लाइड बाय यू ऑन इट, इसको नापती है भाई वो, ठीक है। और जो इत्तेफाक से, जो कि इस वाले केस में किसके बराबर आ गया? mg के बराबर आ गया। यानी कि आपका जो वेट है बेटा, वेट, इसको हम बोलते हैं वेट, जो आपका वेट है वो किसके बराबर है? mg के बराबर। सर अब बोलोगे सर mg के बराबर वेट है, सर mg तो हमने लास्ट वाली स्लाइड में देखा था, सर mg तो फोर्स होता है, mg तो सर फोर्स होता है। सर क्या कंफ्यूज कर रहे हो सर आप? बेटा mg फोर्स ही होता है, सही बात है। और आपकी मशीन क्या मेजर करती है? सर वेट ही मेजर करती है, पर आपको कांटे पे मास दिखता है। सर हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बेटा, आपको जो कांटा आपका आगे पीछे मूव करता है वहां आपको क्या दिखता है? आपको मास दिखता है। क्यों मास दिखता है? क्योंकि हम बेटा इंटरेस्टेड है मास निकालने में, क्योंकि हमको जी की वैल्यू मालूम है। जी की वैल्यू 9.8 है। तो मैंने ये वेइंग मशीन किसने बनाई? मैंने बनाई। किसने बनाई? मैंने बनाई वेइंग मशीन। कौन है भाई वेइंग मशीन का रचयिता? मैं हूं, मतलब इंसान है। तो इंसान को तो मालूम है ना कि कितना फोर्स लग रहा है, उस पर mg फोर्स लग रहा है। तो अगर mg की वैल्यू, मास की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ी, तो मुझे मालूम है कितना फोर्स बढ़ जाएगा, मुझे मालूम है कितना फोर्स कम हो जाएगा, कितना फोर्स बढ़ जाएगा, कितना फोर्स कम हो जाएगा। तो भाई आप पे कितना फोर्स लग रहा है, आप कितना फोर्स लगा रहे हो? इतना फोर्स लगा रहे हो। तो आपने यहाँ पे जो रीडिंग्स देके रखी है, जो छोटी छोटी रीडिंग्स है कांटे ये छोटी छोटी रीडिंग्स में तो हमने मास की वैल्यू डाल के रखी है, 10 kg, 20 kg, 30 kg, 40 kg।
तो वो कैसे डाल के रखी है, तो हमने बोला सर मास देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो मास क्या हो जाएगा, मास विल बी इक्वल टू वेट डिवाइड बाय जी, और ये आपकी रीडिंग से ये आपको शो हो जाता है, ठीक है सही भाई, रीडिंग ऑन द वेइंग मशीन। तो एक बार दोबारा से, आपकी वेइंग मशीन, आप जिस पर खड़े हो तो अपना मास मतलब अपना वेट तौलने के लिए वो क्या नापती है, वो आपका फोर्स नापती है, आप कितना फोर्स उस पर अप्लाई कर रहे हो, कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो आप उस पर, mg के बराबर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, मतलब ऑलमोस्ट ऑल द केसेस ना, आप ग्राउंड पर जब खड़े हो तब, ठीक है, ये वेट के लिए भी चेंज हो सकती है, तो भाई mg के बराबर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, यस सर, पर आपको जो रीडिंग दिखते हैं वो मास के लिए दिखती है, मास के लिए कैसे दिखती है, क्योंकि आपकी जो रीडिंग्स है वो ऐसे बनाई गई है, वेट डिवाइड बाई जी, तो आप कितना फोर्स लगा रहे हो डिवाइड बाई जी, आप कितना फोर्स लगा रहे हो डिवाइड बाई जी, आप कितना फोर्स लगा रहे हो डिवाइड बाई जी, सही बात। तो भाई अब आपसे बोला जाए कि वेट क्या होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वेट इज इक्वल्स टू mg, और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन n, क्योंकि ये क्या है, फोर्स है, दिस इज अ फोर्स, पर आपका मास m वो क्या है भाई, वो है वेट डिवाइड बाय g, और इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है kg, इसमें हम इंटरेस्टेड हैं, पर ये हमारे पास आने के लिए हमको पहले ये निकालना पड़ता है, मतलब ये हम लगाते हैं और इसको नाप लेते हैं, ये हम पे लगता है, सही बात, ये चीज। अब इस पे एक क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द वेट ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 5 kg ऑन अर्थ, हमको वेट निकालना है बेटा, मास निकालना, मास तो देखो ने दे दिया, मास इज 5 kg, हमको क्या निकालना है, वेट, और वेट क्या है हमको मालूम है, वेट फोर्स है, तो W इज इक्वल्स टू mg, बस फोर्स फॉर्म लगा दो, m की वैल्यू कितनी है 5 और g की वैल्यू 9.8, ठीक है भाई। तो 4 यहाँ पे आ गया, 5 8 40, तो भाई कितना आ गया 49.0 न्यूटन, ये आपका बेटा वेट है, ये क्या है आपका वेट, पर आपका मास कितना है 5, ओके। एक क्वेश्चन और है, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, कि द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 98 न्यूटन, दिस इज वेट नॉट मास, ओके। इस बार हमको डायरेक्टली वेट दे दिया बेटा, mg दे दिया आपको डायरेक्टली, अब आपसे क्या बोला गया, व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन द मून, मून पे उसका कितना वेट होगा, कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी, गिवन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मून इज 1/6 ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, इसका मतलब उन्होंने क्या बोला, जी था ना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, तो जी ऑफ मून इज इक्वल्स टू जी ऑफ अर्थ डिवाइड बाय 6, उन्होंने बोल दिया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज 1/6 ऑफ ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द एट द अर्थ, ओके। अब भाई आपको मालूम है कि वेट क्या होता है, सर हमको मालूम है जो वेट है ना, सो वेट होता है mg, यानी कि mg मून, जिसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, mg मून, मतलब ये है वेट एट मून, वेट एट मून इज इक्वल टू, हमने बोला mg अर्थ डिवाइड बाय 6, और mg अर्थ क्या है भाई, वेट एट अर्थ, और वेट एट अर्थ कितना दे दिया आपको, 98 दे दिया, यानी कि स्पोर्ट कर दो 98 डिवाइड बाय 6, 90 डिवाइड बाय 6 इज माय फाइनल आंसर, और आप काट के लिख सकते हो इसको, तो एक काम करता हूं मैं पहले 2 से काट दूं, क्योंकि 9 और 8 होता है 17, ओके, पहले 2 से काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 9 49/3 न्यूटन, और पॉइंट में कर सकते हो, ओके। ये हमारा वेट और जो हमारा टारगेट है वो कंप्लीट हुआ। एक बार समराइज कर लेते हैं पूरा। तो सबसे पहले हमने देखा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो क्या बोलता है बस कि फोर्स इज इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। m1 m2 आर द मासेस जिनके बीच में हम फोर्स देख रहे हैं, r क्या उनके बीच का सेपरेशन। फिर इसके बाद हमने देखा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डेट इज g। हम डिफाइन करते हैं एक बड़े ऑब्जेक्ट के लिए, एक मैसिव ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे कि अर्थ हो गया, मून हो गया, मार्स हो गया, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो g इज इक्वल टू हमने देखा क्या था, g m अपॉन आर स्क्वायर, जैसे कि अर्थ के लिए यहाँ पे आर ई आ जाएगा, आर ई और एम ई। इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 9.8 आई थी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है क्या, ये फोर्स का भाव है, बस जितना मास मल्टीप्लाई कर दोगे उतना फोर्स लगेगा उस मास पे, फोर्स का भाव ड्यू टू अर्थ। फिर हमने तीसरी चीज देखी वेट, और वेट हमने क्या देखा कि वेट क्या है सर, फोर्स ये जो हम पे अप्लाई हो रहा है, और वेट का फॉर्मूला क्या है, m इंटू जी। इसकी यूनिट क्या है कि न्यूटन आएगी। हमने ये चीज देखी और समझ लिया। ओके, थैंक यू।